हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th का हिंदी चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है पधारो हमारे देश। तो हम लोग क्लास 9th के गोधूली चैप्टर नंबर 8 का प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। तो आप सभी बने रहें, साथ में इसका पीडीएफ भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसको वहां से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से आज की इस वीडियो में बात कर लेते हैं आंसर क्वेश्चंस को। और आंसर क्वेश्चन आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा और आपको याद भी रहेगा, ताकि आप एग्जाम में या जहां भी आपको लिखना हो वो आप अच्छे तरीके से उसको लिख सकते हैं। आप याद करके भी लिख सकते हैं, नहीं आंसर क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया है कि हाकड़ो राजस्थानी समाज के हृदय में आज भी क्यों रचा बसा है। यानी हाकड़ो एक शब्द है जो राजस्थानी समाज के हृदय में आज भी रचा बसा है। ऐसा क्या कारण है कि हाकड़ो राजस्थानी के समाज में ये शब्द रचा बसा है। तो इसका उत्तर यहाँ पे हमने लिखा है कि राजस्थान में कभी समुद्र हुआ करता था, लहरों पर लहरें उठती रहती थी। प्रकृति ने एक विराट रूप को दूसरे विराट रूप में समुद्र से मरुभूमि बदलने में लाखों बरस लगे होंगे। यानी प्रकृति ने क्या किया कि राजस्थान में आज से बहुत समय पहले समुद्र हुआ करता था और वहां पे लहरें उठा करती थी, लेकिन प्रकृति ने क्या किया कि एक समुद्र को बंद करके, यानी समुद्र को क्या कर दिया, बदल दिया और उसे मरुभूमि में चेंज कर दिया, मरुभूमि में बदल दिया। और ऐसा करने में प्रकृति को लाखों वर्ष लगा हुआ होगा। नए रूप को आकार लिए भी हजारों बरस हो चुके हैं, लेकिन राजस्थान के समाज यहाँ के पहले रूप को भूला नहीं है। कोई हजार बरस पुरानी डिंगल भाषा में आज की राजस्थानी भाषा में भी हाकड़ो शब्द उन पीढ़ियों की लहरों में तैरता रहा है। यानी कहने का मतलब है कि जो ये हाकड़ो शब्द है वो आज से बहुत समय पहले जो पुरानी भाषा है डिंगल, उसमें भी थी और आज भी राजस्थानी भाषा में हाकड़ो शब्द पीढ़ियों दर पीढ़ियों लहरों के रूप में तैरता रहा है। यानी कहने का इसका मतलब है कि हमें अपने पूर्वज चीजों को भूलना नहीं चाहिए और राजस्थान ऐसा करने में माहिर है और वो अपने पूर्वजों की चीज को भूला नहीं है, आज भी उसके हृदय में रचा बसा है। चलते क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हिल नामक समुद्र के साथ साथ अन्य कौन कौन से अर्थों को दर्शाता है। जो हिल नाम है वो समुद्र के साथ साथ अन्य कौन नामों को या अन्य कौन अर्थों को दर्शाता है। तो इसका सही जवाब होगा कि हिल का नाम समुद्र के साथ साथ विशालता और उदारता के अर्थों को दर्शाता है। ध्यान रखेंगे किस चीज का, तो विशालता और उदारता के अर्थों को ये दर्शाता है हिल शब्द। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड क्वेश्चन का है यहाँ पे कि किस रेगिस्तान का वर्णन कलेजा सुखा देता है। यानी वो कौन सा रेगिस्तान है जिसका नाम सुनते ही कलेजा सूख जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे थार रेगिस्तान का वर्णन कुछ ऐसा ही है कि कलेजा क्या करता है, सुखा देता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि भूगोल की किताबें किनको अत्यंत कंजूस महाजन की तरह देखती हैं और वो क्यों देखती हैं। तो आइए इसका उत्तर यहाँ पे लिखते हैं। हमने यहाँ पे लिखा है कि भूगोल की किताबें प्रकृति को, वर्षा को यहाँ अत्यंत कंजूस महाजन की तरह देखती है। देश के सभी राज्यों में क्षेत्रफल और आबादी के दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला राजस्थान वर्षा के मामले में सबसे अंतिम है और इसलिए जो भूगोल की किताब है इसे अत्यंत कंजूस महाजन की तरह देखती हैं। तो आप ऐसे इसको लिख देंगे तो आपका उत्तर यहाँ पे सटीक और सही होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 क्वेश्चन में कहा गया है कि राजस्थानी समाज ने प्रकृति से मिलने वाले इतने कम पानी का रोना क्यों नहीं रोया है। तो इसका भी हमने उत्तर यहाँ पे लिखा है। यह सच है कि राजस्थानी समाज ने प्रकृति से मिलने वाले इतने कम पानी का रोना नहीं रोया है, क्योंकि राजस्थानी समाज इसे एक चुनौती के रूप में देखती है, ठीक है ना, और अपने ऊपर से नीचे तक कुछ इस ढंग से खड़ा किया है कि पानी का स्वभाव समाज के स्वभाव में बहने लगा है।
यानी वो लोग पानी के लिए रोना नहीं रोते हैं, वो जो भी प्रकृति से मिलता है वो उसे स्टोर करती है, उसे वे चुनौती के रूप में लेते हैं और उसका वो अपने चुनौतीपूर्ण काम को सफल करते हैं, अंजाम दे देते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है यह राजस्थान के मन की उदारता ही है कि विशाल मरुभूमि में रहते हुए भी उसके कंठ में समुद्र के इतने नाम मिलते हैं। इस कथन का क्या अभिप्राय है? तो आइए इसका उत्तर हमने लिखा है कि प्रस्तुत पंक्ति के पधारो हमारे देश से लिया गया है, जिसके लेखक अनुपम मिश्र हैं। आपको याद रखना ये भी होगा कि इस चैप्टर के लेखक कौन है, तो इनका नाम है अनुपम मिश्र। लेखक इस पंक्ति में राजस्थानी समाज की संतोष की भावना को व्यक्त करता है और यहाँ पे लेखक बताना चाहता है कि राजस्थान को संस्कृत में विरासत में मिले सिंधु, सरितापति, सागर, बराद्वीप तो है ही आज देधाना, वडनीर, वारहर, सफरा, भडरा जैसे संबोधन भी हैं। यह राजस्थान के मन की उदारता ही है कि विशाल मरुभूमि में रहते हुए भी उसके कंठ में समुद्र के इतने नाम मिलते हैं। तो इस तरीके से आपको लिखना था यहाँ पे। चलते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है जल संग्रह कैसे करना चाहिए? तो देखिए, जल संग्रह करने में राजस्थान का नंबर 1 स्थान है और इसका रीजन क्या है? तो यहाँ पे जो मरुस्थल है वो ज्यादा होने के वजह से। तो उत्तर हमने यहाँ पे लिखा है कि जल का संग्रह इस तरीके से करना चाहिए कि उसका उपयोग समुचित तरीकों से किया जा सके। यानी जल का संग्रह ऐसे आप कीजिए कि उसका उपयोग आप पूरा कर सकें, ये नहीं कि जल का आधा हिस्सा उपयोग करें और आधा हिस्सा बेकार हो जाए। तो इस तरह का संग्रह करने से कोई लाभ नहीं होगा। तो आपको उस तरह का संग्रह करना है जिससे आप उसका पूरा लाभ ले सकें। राजस्थान में वर्षा के जल का संग्रह करने की अपनी अनोखी परंपरा है। जल का संग्रह छोटे बड़े तालाब बनाकर, वाटर टैंक लगाकर किया जा सकता है। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि त्रिकुट पर्वत कहाँ है? तो आइए इसका उत्तर भी लिख देते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि त्रिकुट पर्वत आज के राजस्थान के जैसलमेर के पास है। जो त्रिकुट पर्वत है वो राजस्थान है और राजस्थान में कहाँ पे है? तो जैसलमेर के पास। चलते क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है धरती धोरारी किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है? तो आइए इसका उत्तर लिख देते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि धरती धोरारी राजस्थान के मरुस्थल को कहा गया है क्योंकि राजस्थान के इतिहास में मरुभूमि का या अन्य क्षेत्रों का भी वर्णन सूखे, उजड़े और अभिशप्त क्षेत्र की तरह नहीं मिलता। अकाल पड़े हैं, कहीं कहीं पानी का कष्ट भी रहा है, पर गृहस्थों से लेकर जोगियों ने, कवियों से लेकर मंगानियारों ने, लंगाओं ने, हिंदू मुसलमानों ने धरती धोरी कहा है। किसे धरती धोरी कहा है? तो रेगिस्तानों को धरती धोरी कहा है। राजस्थान के मरुभूमियों को धरती धोरी कहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि मरुनायक जी कहकर किसे पुकारा गया है? उनकी भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर में हमने लिखा है कि मरुनायक जी श्री कृष्ण को कहकर पुकारा गया है। श्री कृष्ण को मरुस्थलीय छोटे बड़े राज्यों से तुलना करके राजस्थान के लोग उन्हें नायक कहते हैं। मरुनायक जी का वरदान है और फिर समाज के नायकों के वोज सामर्थ्य का एक अनोखा संयोग भी हुआ है। चलते क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि राजस्थान में वर्षा का क्या स्वरूप है? यानी राजस्थान में वर्षा कैसे होता है या कौन से तरीके से होता है, किस जगह पे वर्षा कम होती है, किस जगह पे ज्यादा होती है, ये चीज आपको लिखना है। तो चलिए उत्तर में हमने लिखा है। उत्तर में लिखा है कि राजस्थान में वर्षा का स्वरूप कोई खास नहीं है क्योंकि वर्षा का औसत बताने वाले आंकड़े भी यहाँ का कोई ठीक चित्र नहीं दे सकते। राज्य के एक छोर से दूसरे छोर तक कभी भी एक सी बारिश नहीं होती है। कहीं यहाँ 100 सेंटीमीटर से अधिक तो कहीं 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश राजस्थान में आका जाता है। तो बताइए यहाँ पे वर्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए और किस तरीके का स्वरूप है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि रीति के लिए राजस्थान में बोझ शब्द है, यह क्या क्या अर्थ रखता है? तो आइए इसका भी उत्तर दे देते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि
राजस्थान में बोझ शब्द का उपयोग किया जाता है, साथ ही इसका अर्थ रचना, मुक्ति और उपाय तो है ही, सामर्थ्य, विवेक और विनम्रता लिए भी इस शब्द का प्रयोग होता रहा है। यानी रीति का मतलब राजस्थान में मुक्ति भी होता है, उपाय भी होता है, रचना भी होता है, सामर्थ्य भी होता है, विवेक और विनम्रता भी होता है। चलते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि लेखक ने जसढोल का शब्द किस अर्थ में प्रयोग किया है और क्यों किया है। तो आइए इसका भी उत्तर यहाँ पे लिख देते हैं। उत्तर में हमने यहाँ पे लिखा है कि लेखक ने जसढोल शब्द का प्रयोग प्रशंसा के अर्थ में किया है और इस शब्द का प्रयोग लेखक ने राजस्थानी समाज के लोगों द्वारा जल संग्रह करने की अनोखी परंपरा पर किया है। तो आप समझ गए कि यहाँ पे जसढोल शब्द का प्रयोग प्रशंसा के अर्थ में हुआ है और साथ में इसका मतलब होता है जल संग्रह करने की अनोखी परंपरा। चलते क्वेश्चन नंबर 14 14 पे। 14 क्वेश्चन में कहता है यहाँ पे इस फीचर को पढ़कर आपको क्या शिक्षा मिली, आप अपने जीवन में इसका उपयोग कैसे करेंगे। तो आइए इसका भी उत्तर हमने यहाँ पे लिखा है, उत्तर देख लेते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि इस फीचर को पढ़ने के बाद राजस्थान की समस्या से अवगत होते हुए उसके निदान के लिए वहां के लोगों द्वारा किए गए उपायों से शिक्षा मिलती है कि हमें पर्यावरण की रक्षा में आने वाले दिक्कतों का सामना करने तजुर्बा सिखाती है। हम अपने जीवन में वैज्ञानिक एवं पुरानी परंपरा से सबक लेंगे। यही हम लोगों को शिक्षा इस फीचर से मिलती है। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।